हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पूरे वीडियो में जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। जैसे डब्ल्यूएचओ ने सबसे ज़्यादा संक्रामक कोविड-19 का नया वेरिएंट का पता लगाया है, तो वो वेरिएंट उसका नाम क्या है, किन देशों में फैला है और कैसे खतरनाक होता जा रहा है ये। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में मेघालय के किस ब्रिज को शामिल किया है, ब्रिज ये रहा और ये कैसे बनता है प्राकृतिक रूप से, इन सब पर बात करेंगे। भारत के रुपे कार्ड को जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन सा देश बन गया है। अलग अलग देश अब रुपे कार्ड को जारी करें और इंटरनेशनल रूप लेता जा रहा है ये रुपे कार्ड इंडिया का। इंडिया नेपाल के बीच में रेल सेवा कितने वर्षों बाद शुरू हुई है। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराना जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए एग्रीमेंट पर साइन हुआ है, उसके बारे में चर्चा होगी। और नेशनल जो अवार्ड है, वाटर अवार्ड, उन सब पे चर्चा होगी। इसके अलावा भी कई और प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं और लाइक बटन दबाना मत भूलना। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम बताएं जिसे डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक बताया है। आंसर होगा XE। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने कहा है XE नाम उसका है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो ये ओमिक्रॉन का ही एक रूप है और ओमिक्रॉन का जो पुराना वेरिएंट था उसे 43% ज़्यादा फैल रहा है तेज़ी से। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जब तक इस वेरिएंट के ट्रांसमिशन में कोई खास बदलाव नहीं आता है तब तक ओमिक्रॉन के वेरिएंट के तौर पर ही हम इसे देखेंगे। और ये ब्रिटेन में मिला है इसका पहला केस, और 19 जनवरी को मिला था। उसके बाद अब तक ये बहुत तेज़ी से फैला है। अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में मतलब उतने दिनों की जो केसेस की निगरानी की गई है उसमें ये ओमिक्रॉन से काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। ओके, इसके अलावा ये वेरिएंट फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, इन सब जगहों पे पाया गया है और नया खतरा एक तरह से देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन की जो स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी है उसके अनुसार XE कितना खतरनाक है और इस पर वैक्सीन काम करेगा या नहीं, इस पर अभी डेटा नहीं है, इस पर रिसर्च चल रहा है। इतनी तेज़ी से कोविड-19 जो है वो अपना रूप बदलता है कि रिसर्चर्स को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि वो उस पर रिसर्च कर सकें कि क्या इसका इफेक्ट होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्षों बाद भारत नेपाल के बीच में रेल सेवा 2 अप्रैल 2022 को शुरू हो गई। आंसर होगा 8 साल लगे हैं। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, उन दोनों ने 2 अप्रैल को वर्चुअल समारोह में हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी तो दिल्ली में ही दिखाई है, लेकिन ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो जयनगर से जनकपुर तक। ओके, ये रही ट्रेन और इसी का इनॉग्रेशन हुआ है। 8 साल बाद ट्रेन इंडिया से नेपाल की ओर जा रही है और दोनों देशों के संबंधों को लेकर ये ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैप में भी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर बिहार में है ये जयनगर, ओके, इस जगह पर, यहाँ पर, और इस जगह पर है दूसरा इलाका जनकपुर नेपाल का। तो यहाँ से ट्रेन यहाँ जा रही है, इन दोनों जगहों पर ये ट्रेन जा रही है। ओके, और अब लगातार ये डेली ट्रेन चलेगी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, तो वो 1 से 3 अप्रैल तक इंडिया की यात्रा पर थे। ओके, अब सवाल होता है कि क्यों आखिर बंद हुई थी रेल सेवा। 2014 में बंद हो गई थी जयनगर जनकपुर के बीच में ट्रेन। दरअसल वो ट्रेन नैरो गेज की ट्रेन थी, छोटी ट्रेन थी, भीड़ बहुत हो जाती थी, तो खतरे उसकी वजह से ज़्यादा थे। तो ऐसा बताया कि उसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया था 2014 में। लेकिन अब 2022 में ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं नई रेल लाइन को डेवलप करने के लिए। ओके, इंडिया और नेपाल ने संयुक्त रूप से खर्च किए हैं, ज़्यादातर हिस्सा इंडिया ने खर्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन रुपे कार्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, भारत के रुपे कार्ड को जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन सा देश बन गया है। भारत के बाहर की बात हो रही है। आंसर होगा चौथा, 4th कंट्री हो गया है। इससे पहले ये रुपे कार्ड जो है यानी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है रुपे कार्ड, उसको भूटान, सिंगापुर और UAE, वहाँ पर 3 देशों में जारी किया जा चुका है और अब नेपाल में ये जारी हुआ है। तो भूटान, सिंगापुर और UAE, ये ध्यान रखना आप, इससे पहले जारी हो चुका है और अब जारी किया गया है नेपाल में।
ओके। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से 2 अप्रैल को ये रुपए कार्ड को जारी किया प्रयोग के लिए। अब वहाँ की पब्लिक भी रुपए कार्ड को यूज़ कर सकती है। तो ये भारतीय कार्ड है रुपए कार्ड। आमतौर पे इंटरनेशनल कार्ड चलता है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर वीज़ा और मास्टर कार्ड जो कि अमेरिकी कंपनियों का वो कार्ड है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे रूस में ये सारे कार्ड बंद कर दिए गए हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो एक ख़तरा भी इस वक्त मंडरा रहा है तमाम देशों में। अगर अमेरिका किसी का दुश्मन हो जाए तो उसके फाइनेंशियल सर्विसेज को ब्लॉक कर सकता है। ऐसे में इंडिया ने बहुत पहले ही रुपए कार्ड को लॉन्च किया था और ये एक बहुत बढ़िया कदम था आत्मनिर्भर होने में, भारतीय जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसमें। ओके, आप रुपए कार्ड को यूज़ करते होंगे तो ये देसी है। इसके अलावा अगर वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं तो वो है अमेरिकी कंपनी का। वो भारतीय जो बैंक है उसके साथ मिलकर वो कार्ड जारी करता है। ठीक है, तो रुपए कार्ड अब ये भी इंटरनेशनल रूप लेता जा रहा है और ये चौथा देश बन गया है नेपाल। और मार्च में ही, पिछले महीने ही नेपाल में यूपीआई भीम भी शुरू हुआ है, भीम यूपीआई। और चीन के लिए झटका भी माना जा रहा है ये रुपए कार्ड और यूपीआई वहाँ पर लॉन्च हो जाना नेपाल में, क्योंकि चीन चाह रहा था कि अली पे ऐप जो है वो नेपाल में चले, लेकिन नेपाल ने भीम यूपीआई और रुपए कार्ड को इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ओके, नेपाल में हालांकि पहले से वीज़ा और मास्टर कार्ड जो अमेरिकी कंपनी है उनका कार्ड ऑलरेडी चल रहा है। तो अब एंट्री हो गई है रुपए कार्ड की। और अगला क्वेश्चन पंचेश्वर डैम को लेकर है, जो बहुत ही पुरानी परियोजना जो लटकी हुई है उस पर भी बात हुई है। इसके बारे में बताते हैं डिटेल में। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इस साल का जनवरी से मार्च तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा सरकारी जॉब न्यूज़ का, और 1 साल का मेंबरशिप होता है। अभी आप अप्रैल में ले रहे हैं तो अगले साल अप्रैल तक वो चलता है और इसके थ्रू मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ। अगले 1 साल तक जो भी अपडेट्स आते हैं वो सारे वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले साल के भी पीडीएफ। और वीकली मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है एवरी संडे को कि आप टेस्ट कर लें आपका करंट अफेयर्स कैसा है। इसके अलावा एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी होता है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। और 40% डिस्काउंट है, बुक फ्री शिपिंग भी है। तो देख सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स का और कई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत यात्रा के दौरान पंचेश्वर डैम परियोजना में तेजी लाने पर सहमति जताई है। तो ये प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किस भारतीय राज्य से? आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये है सीमा पर और ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के चंपावत जिले में लंबित है और ये परियोजना काली नदी पर बनाई जा रही है। और इंडिया और नेपाल के बीच में ये सामूहिक परियोजना है जिसमें ज़्यादा शेयर इंडिया के पास। ओके, और बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध भी बताया जा रहा है पंचेश्वर डैम परियोजना को। ठीक है, तो एक तो ये नदी है, काली नदी है, इसी पर बनाया जा रहा है। एक बार मैप के थ्रू भी दिखा देते हैं कि कहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है। तो अब चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पर ये रहा और ये देखिए आप। ओके, तो उत्तराखंड में चंपावत ज़िला है और वो ज़िला है यहाँ पर, इसके आसपास ये है ज़िला चंपावत। तो यहीं पर ये डैम बनाया जा रहा है जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम ये कहलाएगा जब बन जाएगा। तो पंचेश्वर डैम, ये 2 तरह के डैम है टोटल। एक है पंचेश्वर डैम जो कि काली और सरयू के संगम पर बनने जा रहा है, जिसकी जो बिजली क्षमता उत्पादन वो 6480 मेगावाट है। दूसरा जो डैम है वो रूपालीगाड डैम है। ये काली नदी और रूपालीगाड रिवर पे बनाया जा रहा है और 240 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो टोटल जो है ना वो 6720 मेगावाट की क्षमता का ये प्रोजेक्ट लंबित था और बहुत लंबे समय से 5 दशक पुरानी ये परियोजना है। नेपाल खासतौर पर इस परियोजना को लेकर अलग अलग समय में लचीला रुख अपनाता रहा और इसी वजह से देर होती रही। 2014 में दोनों देशों ने आखिरकार ये तय किया था कि ठीक है परियोजना पर आगे बढ़ेंगे और पंचेश्वर विकास प्राधिकरण यानी पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया था। इंडिया और नेपाल के दोनों के अधिकारियों के उसमें अधिकारी हैं। ओके, तो
और इस पर डीपीआर भी बनाई गई है। यहाँ पर जो डैम बन रहा है उसको लेकर डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी के आधार पर फिर डैम का कामकाज आगे होगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है पंचेश्वर डैम, जो कि अब चर्चा में आ गया है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, एक और ख़ास बात हुई है कि इंडिया नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है उस पर राजनीति न करने पर भी बात हुई है, आप देख रहे हैं। और ये हुआ है कि हम रिजॉल्व कर लेंगे इंडिया नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इंडिया और नेपाल के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। हम पड़ोसी देश हैं लेकिन दूरियां बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि जो यहाँ पर ये वाला जो इलाका है यहाँ से यहाँ तक, इसको नेपाल ने जो भारतीय इलाका है उसको अपने मैप में दिखा दिया था और कहा था कि ये हमारा इलाका है। उस पर भारत ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद फिर टेंशन का माहौल था, फिर दूरियां बढ़ गई थी उसकी वजह से। ओके, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जब इंडिया आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और हम दोनों मिल बैठकर बात कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले जो भी कुछ हुआ था वो चीन की शाह पर उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नेपाल के मैप में बदलाव कर दिया था, उसकी वजह से एक लंबा टेंशन देखने को मिला था। ओके, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आप पूरी बात समझ चुके होंगे। और हाँ, ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ उसका पीडीएफ, डेली का जो पीडीएफ होता है फ्री होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक भी अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। काफ़ी डिटेल में कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, असम मेघालय ने 50 साल पुराना किस विवाद को सुलझाने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया है? कौन सा ये विवाद था 50 साल पुराना? एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है दोनों राज्यों के बीच में। आंसर होगा अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। तो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद रिजॉल्व किया गया है, बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया है असम और मेघालय के बीच में। असम का जो टेंशन है ना, 5 राज्यों के साथ सीमा विवाद है उसका अपना, तो उसमें से एक यानी मेघालय, उसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सुलझाने की कोशिश की गई और पूरी हो भी गई है। तो असम और मेघालय के बीच में ये समझौता अभी हाल ही में हुआ है और आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जो दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, असम के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, हेमंत बिस्वा शर्मा। और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। यहाँ पर तीन दोनों ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है और वहाँ पर उपस्थित थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो एक बार मैप में देख लीजिए, प्यारा भारत है, कुछ हिस्सा नीचे है तो ये रहा असम, और असम के पास यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है मेघालय। ओके, तो यहीं पर इसका करीब 12 जगहों पे 12 सेक्टर में ये टेंशन चलता था, अक्सर झड़पें भी हो जाती थी। तो अब उनमें से 6 पर, यानी ये जो आप देख रहे हैं 6 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6, ये डिटेल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, हाँ, असम और मेघालय के जो स्टूडेंट हैं वो तो बहुत डीपली देख लें, एक एक ज़िले को देख लें। बाकी स्टूडेंट के लिए उतना गहराई से जाना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कितना किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर किसने किसको दिया है, ये हालांकि ये डेटा मैंने यहाँ पर दे दिया। ओके, तो ये एक अच्छी बात है और इससे राज्यों के बीच में जो तनाव है वो एक तरह से ख़त्म होगा। और अब क्या होगा कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है भारत का, GSI, वो फिर सीमांकन एक्चुअल कर देगा, जो जो गिव एंड टेक हुआ है उसको देखते हुए। ठीक है, तो असम और मेघालय के बीच में जो सीमा विवाद है ये बहुत ही लंबा पुराना है। ब्रिटिश शासन के समय में असम में ही नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम ये सब हुआ करते थे। लेकिन जब असम और मेघालय को अलग किया गया तो कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट रह गए थे और वो अब समाप्त हुआ है। असम का और किन किन राज्यों से सीमा विवाद है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सब से भी उसका विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? आंसर होगा लिविंग रूट ब्रिज। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, लिविंग रूट ब्रिज। आप फोटोग्राफ दिखा दूँ, ये है लिविंग रूट ब्रिज और इसी को
अस्थायी सूची में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज के। क्या है ये? देखिए, मेघालय में दरअसल वहाँ मेघालय नाम कैसे पड़ा है? मेघालय का नाम पड़ा है मेघ से। मेघ मतलब बादलों से, तो इसलिए मेघालय कहते हैं। वहाँ बारिश बहुत होती है तो मेघालय इसलिए, और बारिश अच्छी खासी होती है। तो ऐसे में क्या है, वहाँ पर जलाशय बहुत सारे हैं या झरने बहुत सारे हैं, पानी बह रहा है। तो ऐसे में वहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन लोगों ने पुल बना दिया। और कैसे पुल बनाया? तो जो वहाँ पर पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ों को इस तरह से वो लोग उलझा देते हैं कि अगले 10-12 साल में ये एक ब्रिज बन जाता है एक तरह से। ओके, यहाँ और यहाँ ये अलग पेड़ है और इधर अलग पेड़ है, और कई पेड़ हैं, एक ही पेड़ नहीं है। और उन सब की जो जड़ है उन सबको उलझा दिया गया धीरे 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 धीरे। ग्रामीण ऐसा कई सालों में करते हैं, 10 से 15 साल या 12 साल भी लग जाता है। ओके, और वो धीरे धीरे एक पुल का रूप ले लेता है। तो फिर यहाँ से लोग चलते हैं और इस पुल पर होते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे पुल वहाँ पर बन चुके हैं जो प्राकृतिक रूप से। ओके, राज्य के 72 गाँव में 100 तो 100 से ज़्यादा तो ज्ञात पुल हैं जो पता है कि वो पुल बनाए गए हैं, और रेगुलरली ग्रामीण ये काम करते रहे होते हैं। तो मतलब कि प्रकृति के साथ रहने के लिए, यानी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसके साथ रहने की जो ये मेघालय के लोगों की कला है, उसको यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड के संगमा। ओके, उनका कहना है कि मेघालय के लिए ये गौरव की बात है। और मेघालय का मैप तो आपने देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट जो स्टेट है उसका अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल वाटर अवार्ड का पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया है। ओके, फर्स्ट प्राइज़ आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से आए और इन्होंने प्राप्त किया है। कौन कौन से राज्य हैं बेस्ट राज्य? तो फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे राजस्थान है, और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। अब अगर बात होगी कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ जोन से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, साउथ जोन से तिरुवनंतपुरम केरल का है, ईस्ट जोन से पूर्वी चंपारण बिहार का, और वेस्ट जोन से इंदौर मध्य प्रदेश के जो ज़िला है वो बेस्ट पाया गया। नेशनल वाटर अवार्ड, इसके बारे में बताऊँ, ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था 2007 में। उद्देश्य क्या है? तो एनजीओ, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय हैं, और जो अलग अलग संघ हैं, संगठन हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र हैं, व्यक्ति, ये सब जो जल संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये काम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 को शुरुआत की, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर सामान्य सा है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, उद्देश्य यही कि वर्षा जल को संरक्षित करना। इससे पहले पिछले साल 2021 का जो अभियान था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, और इस बार 2022 का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत की मार्च में, तो इसका उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ग्रे वाटर का प्रबंधन। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उन्होंने ही सुजलाम 2.0 की शुरुआत की। ये क्या होगा? तो ग्रे वाटर का मैनेजमेंट करना होगा। ग्रे वाटर आखिर होता क्या है? तो ग्रे वाटर का मतलब मूल रूप से वो जल जो कि वो वाटर जो रसोई, बाथरूम या साफ़ सफाई के दौरान जो घरेलू काम होते हैं उसमें जो निकलता है पानी, अपशिष्ट यानी गंदा पानी, उसको कहते हैं। चूँकि उसमें कोई बहुत हानिकारक केमिकल नहीं होता है, तो इसलिए उसको गंदगी मतलब मुक्त किया जा सकता है, आसानी से उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो इस पानी को ट्रीटमेंट करके और इसे दूसरा काम किया जा सकता है, पौधों में डाला जा सकता है, और इसको ट्रीटमेंट करके अलग काम किया जा सकता है। तो ये एक खास अभियान है। इसके तहत क्या होगा? तो जो देश भर के 6 लाख गांव हैं वहाँ पर ठोस और तरल जो अपशिष्ट है, कचरा है, उसका प्रबंधन, उसकी गतिविधियाँ की जाएंगी। ओके, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें बिम्स्टेक
शिखर सम्मेलन की मेजबानी मार्च 2022 में किस देश ने की है? आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका इस बार का प्रेसिडेंट था इसका। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये वर्चुअली समारोह हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? यही कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है और इन सब देशों को, जो बिम्स्टेक देश हैं, उन सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ओके, 3 एग्रीमेंट हुए हैं। उससे पहले मुझे लगता है बिम्स्टेक के बारे में बता देना चाहिए। बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जो कंट्री हैं उन सब देशों का एक संगठन है। स्थापना हुआ था इसका 1997 में। ओके, बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए। और कौन कौन से देश हैं? तो इंडिया तो है ही, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और इसके अलावा बांग्लादेश है। तो ये सब देश हैं। तो टोटल 7 कंट्री का ये एक संगठन है, बिम्स्टेक कहते हैं। ओके, और इसकी खासियत ये है कि 22% जो दुनिया का वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो इन देशों में बसता है, 22%। ओके, और 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड गुड्स ये इसी रास्ते से होकर जाता है। ये जो रास्ता है ये इसी रास्ते से होकर दुनिया का 1/3 जो सामान है वो गुजरता है। ओके, और क्या बात है? 6 फोकस एरिया है इसके बिम्स्टेक के: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, इसके अलावा फिशरीज। तो इन सब पे बिम्स्टेक जो है वो काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं इन सब देशों के बीच में। पहला एग्रीमेंट ये हुआ है कि आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता दी जाएगी। बिम्स्टेक देश एक दूसरे को देंगे सहायता। ओके, आपराधिक मामलों में खास तौर पर। दूसरी बात क्या है? राजनयिक प्रशिक्षण के मामले में आपसी सहयोग किया जाएगा। ओके, राजनयिक डिप्लोमेटिक जो ट्रेनिंग है उसको लेकर इंडिया सपोर्ट करेगा अलग अलग देशों को। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि बिम्स्टेक जो देश हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए एक फैसिलिटी बनाएंगे। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, एक देश की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश को भी उससे मदद मिल सके और उससे वो आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि बिम्स्टेक को लेकर पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, शेयर करना मत भूलना इस पूरे वीडियो को। अपने तमाम जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उन सबको जरूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि सबको इसके बारे में इन्फॉर्म हो जाए और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सब पता रहे। अगला क्वेश्चन है, टाटा की सुपर ऐप नाम बताएं। टाटा की जो सुपर ऐप है कौन सी है जो अप्रैल 2022 में लॉन्च होने वाली है? अभी हाल ही में लॉन्च हो जाएगी। आंसर होगा टाटा न्यू। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। सुपर ऐप, ये खास तरह के ऐप अब आ रहे हैं। नॉर्मल ऐप तो आप देखते ही हैं, जैसे हमारा भी है सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप, आप उसके थ्रू करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सुपर ऐप की। सुपर ऐप में क्या है? मतलब बहुत सारे ऐप का कलेक्शन एक ही ऐप में होगा और इसकी घोषणा टाटा ने गूगल प्ले स्टोर के एक टीजर के थ्रू दी है। टाटा न्यू ये सुपर ऐप है न्यू। इसमें क्या होगा? तो इसमें एक ऐसा सुपर ऐप है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सर्विसेज होंगी। जैसे कौन कौन से? टाटा की अपनी सर्विसेज, इसके अलावा एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया की जो फ़्लाइट टिकट हैं वो सब, ताज समूह की जो होटल्स हैं तमाम, उन सब की बुकिंग हो गया। बिग बास्केट से सामान ऑर्डर करना है। 1mg की जो दवाएं हैं टाटा की ही ग्रुप की हैं, 1mg कंपनी, उससे आप कोई दवा ख़रीदना चाहते हैं। और क्रोमा से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं। टाटा की जो उसकी लाइफस्टाइल कपड़े हैं वेस्ट साइज से लेकर, तो ये सब एक ही ऐप से हो पाएगा और इसी को कहते हैं हम सुपर ऐप। सुपर ऐप जो है वो एक कंपनी विकसित करती है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सर्विसेज दे पाए। ओके, फ़ायदा यही है कि जो यूज़र है उसको बहुत सारे ऐप नहीं रखने पड़ते हैं, एक ही ऐप से उसके सारे काम हो जाते हैं। ओके, भारत में क्या पहले भी सुपर ऐप लॉन्च हो चुके हैं? तो हाँ, अमेजन, पेटीएम, रिलायंस जो इन सब का सुपर ऐप है उसका अलग अलग संस्करण है और इस पर कई सारी सर्विसेज एक साथ मिलती हैं। ओके, तो दोस्तों ये था टोटल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और सरकारी जॉब न्यूज़ का PDF अवेलेबल है और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से करंट अफेयर्स का डेली अपडेट और बाकी PDF भी आपको मिल जाता है। टेस्ट दे सकते हैं, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में।